नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कल बांग्लादेश में काफी इवेंटफुल दिन रहा और इस इवेंटफुल दिन के अंदर जैसे आप कह सकते हैं कि भाई आग ही आग लगी रही पूरे दिन के अंदर। आग की बात करें तो सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर कल 3 इको इको रिजॉर्ट्स के ऊपर बहुत बुरी आग लगी और पूरी तरह से वो डैमेज हो रखे हैं। शयारी इको रिजॉर्ट, बीच वैली इको रिजॉर्ट और किंगशुक इको रिजॉर्ट, तीनों के अंदर बड़ी जबरदस्त आग लगी जो बीच फ्रंट प्रॉपर्टीज हैं और काफी हद तक ये समझ में आया है कि इनका डैमेज काफी एक्सटेंसिव है। बांग्लादेश के अंदर ये रूमर चलने शुरू हुए कि अराकान आर्मी की तरफ से आके इसके ऊपर कुछ साबोटाज किया गया है और ये वही आइलैंड है जिसके अंदर शेख हसीना ने बात करी थी जहां पर अमेरिकन को ये आइलैंड चाहिए है। और ये उसी जगह का आइलैंड की बात है जहां पर थोड़े टाइम पहले भारत के अंदर एक काफी न्यूज फैलाई गई और जो पूरी तरह से फेक थी, जिसके बारे में पहले दिन पे ही मैंने कॉल आउट किया था कि अराकान आर्मी ने ये पूरा आइलैंड कैप्चर कर लिया है। अब वो 1-2 ट्विटर हैंडल्स हैं जो ऐसे-ऐसे अपने आप को मतलब कुछ टेढ़े-मेढ़े नाम देके उन्होंने अपने आप को फेमस कर रखा है और वो फेक न्यूज़ फैलाते रहते हैं काफ़ी बारी, उनको 3-4 बारी तो मैं भी पकड़ चुका हूँ। बट इन एनी केस इन लोगों ने ये चीज़ बोली थी कि अराकान आर्मी ने कंट्रोल कर रखा है, तो इन लोगों से मैं ये चीज़ पूछूँगा कि अगर अराकान आर्मी ने पूरी तरह से ये कंट्रोल कर लिया है, अपने वश में ले लिया है, तो अपने आइलैंड पे आग क्यों लगा रहे हैं भाई? ठीक है, अगर ये अराकान आर्मी ने किया है। अगर नहीं किया है तो ऑफ कोर्स इसके अंदर ऑब्वियसली देयर इज़ सम इश्यू ऑफ सैबोटाज व्हिच इज़ हैपेंड, क्योंकि 3 सेपरेट रिसॉर्ट्स के अंदर आग लगना काफ़ी डिफिकल्ट है। अब आते हैं मेन स्टोरी के ऊपर, जहां पर कुछ मेरे को खबरें आई हैं कि बांग्लादेश आर्मी के अंदर कुछ ना कुछ अभी गुटबंधन शुरू हो चुके हैं और जो आपके आर्मी चीफ है जनरल वकर उस जमान, उसके अगेंस्ट में कुछ ऑपोजिशन भी खड़ी हो चुकी है। ये गुट अभी तीन तीन पावर सेंटर्स के हैं। एक तो है आर्मी चीफ का अपना गुट, एक है लेफ्टिनेंट जनरल शहीन उल हक के गुट है और तीसरा गुट है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फजीर फैजुर रहमान। यहाँ पर ये गुट बनते हैं क्योंकि ये अवामी लीग के कई लोग प्रो हैं, कई यूनिस के प्रो और इस्लामिक फैक्शंस के प्रो हैं और कई तो एक थोड़े सेपरेट गेम खेलना चाहते हैं। तो ये सब चीजें हैं। आर्मी चीफ का एक अपना गुट है जो पूरी आर्मी के ऊपर वो अपना रोब जमाना चाहता है और एक एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाना चाहता है, बिकॉज़ उसको पता है कि अगर यूनाइटेड फ्रंट नहीं मिला, तो ये जो जितना भी ये पंगे लेने की कोशिश है इसकी भारत के साथ, अराकान के साथ और इधर-उधर जो बातें कर रहा है, वो पूरा एकदम कचरे के डिब्बे में जाके गिरेगा। दूसरा गुट है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शहीन उल हक का, जिस जो कमांडेंट है नेशनल डिफेंस कॉलेज मीरपुर कंटोनमेंट ढाका के। ही इज बेसिकली बैक्ड बाय द प्रो अवामी लीग फैक्शन। और यहाँ पर एक और मेजर जनरल मोहम्मद मोइन खान का नाम है, हु इज द कमांडर ऑफ द 9th डिवीजन ऑफ द बांग्लादेश आर्मी। और ये बेसिकली डिवीजन सबसे पावरफुल डिवीजन के नाम से जानी जाती है। लेफ्टिनेंट जनरल हाक परेड कमांडर थे विक्ट्री डे परेड के 22 जो अभी साल निकला है 2022 में, और प्रीवियसली ही वाज द चीफ ऑफ स्टाफ एट द आर्मी हेडक्वार्टर्स आल्सो। तो काफी पहुंची हुई चीज है ये भी। दूसरा फैक्शन, जो तीसरा फैक्शन है बाय द वे, एक तो आर्मी चीफ का अपना फैक्शन है, एक ये हाक साहब का है और तीसरा तीसरा है फैजुर रहमान का, जो बेसिकली टच में है यूनिस के साथ, महफूज आलम के साथ, हिजबुत तहरीर के साथ और जमात इस्लामी के साथ। तो बेसिकली ये एक जिहादी जनरल है। ये भी पता चला है कि साहब ये जो रहमान साहब हैं, इनका जो जो अभी ये जो अभी जो जुलाई का जो एक ये प्रोक्लेमेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशन को साइड में करेंगे और कई कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशंस इंक्लूडिंग द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट एंड इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट, इनको हटाने की पूरी बातें चल रही थी, जहां पर कुछ थोड़े से झगड़े वगड़े भी हुए थे इनके बीच में। और यूनुस को भी बड़ा क्लियरली आर्मी की तरफ से एक मैसेज गया था। कई जो फैक्शंस हैं आर्मी के, जो दो फैक्शंस के अंदर एक मैसेज गया था, बेटा ये मत करना नहीं तो बहुत हालत खराब हो जाएगी आपकी। लेकिन ये जनरल साहब जो हैं आपके रहमान, इनका पता चल रहा है कि ही इज क्वाइट अ पार्ट ऑफ द कंस्पिरेसी टू रिमूव द आर्मी चीफ एंड टेक ओवर हिमसेल्फ। देखिए यार, करीब 20 22 25 30 पता नहीं कितने कूज हो रखे हैं बांग्लादेश के अंदर 1970s और 80s के अंदर। 32 तो फेल्ड कूज ही हैं उस कंट्री के अंदर। तो आई वोंट बी सरप्राइज दैट एक लेफ्टिनेंट जनरल ऐसी कुछ करने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये उठता है कि शहीन उल हक और वखर उल जमान जो आर्मी चीफ हैं और ये जो दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, ये क्या फोर्सेस ज्वाइन करेंगे अपनी अगेंस्ट द अदर साइड, व्हिच इज समथिंग वी डोंट नो। क्योंकि शहीन उल हक इस टाइम पे ऑब्वियसली यूनुस के अगेंस्ट है और हमको ये भी पता है कि वकर उल जमान के यूनुस के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। यहाँ तक ये भी पता है कि वो बात नहीं करते हैं, बट वो एक सेंट्रलाइज्ड फिगर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके दो सबसे पावरफुल लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, एक यूनुस के साथ में खड़ा हुआ है और एक अवामी लीग के साथ में खड़ा हुआ है, और जमान साहब बीच में खड़े हुए हैं। कितना टाइम वो ऐसे बीच में खड़े रहेंगे, इसके बारे में तो ऑब्वियसली टाइम विल टेल।
बट नोइंग द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेशी आर्मी, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू पिक्चर कि कभी कुछ उल्टा सीधा कुछ हो भी जाए तो इट शुड नॉट बी वेरी सरप्राइजिंग। कल भारत की तरफ से एक और झटका आया बांग्लादेश को, जब यूनुस पुनस के ये जो जितने भी जर्नैल परनैल हैं और इनके जो बीजीबी हैं, पता नहीं क्या क्या हैं, उनको बड़ा क्लियरली बोला गया कि देखिए ऐसा है, आप जितनी मर्जी ऑब्जेक्शन कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो हम आपके सिर तोड़ेंगे आके, बट फेंसिंग का काम आगे चलेगा, एंड दैट इज जस्ट अबाउट इट। देयर इज नथिंग स्टॉपिंग द फेंसिंग वर्क। यूनुस इस टाइम पे काफी डेस्परेट हो रखा है, और डेस्परेशन के चक्कर में वो काफी हद तक ऐसे ऐसे चीजें कर रहा है जहां पर प्रॉब्ली डजंट मेक अ डैम ऑफ एन इम्पैक्ट। लेकिन इसने एक चीज तो इसकी विक्ट्री आपको माननी पड़ेगी कि ट्यूलिप सदीक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक लेबर गवर्नमेंट के अंदर एक मिनिस्टर है, उसने बाय द वे जाके रिजाइन कर लिया। बाय द वे लेट मी जस्ट से दैट, आप विक्ट्री बोल सकते हैं इसको, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कभी कोई ऐसा कुछ आता है तो इट इज लाइक कस्टमरी टू रिजाइन फॉर देम। सो फेयर इनफ, शी इज रिजाइन, दैट्स नॉट मच ऑफ अ चैलेंज। बट यहाँ पर ये यूनुस पुनुस से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि यार 2 जनवरी से, मैं आपका कल ट्विटर आईडी देख रहा था, 2 जनवरी से आपके जो ट्विटर हैंडलर्स हैं, उनके पास कुछ टाइम नहीं मिला कि आपकी एक फोटो फोटो डाल दें, कुछ एक पोस्ट पोस्ट डाल दें कि भैया आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कुछ भी नहीं यार। ऐसे क्या हो गया, इतने क्या आप दुखी हो रखे हो कि आप अपना अभी सीआईए फंडेड जहाज ही ढूंढते रहते हो यार सारा टाइम? कम से कम ट्विटर ट्विटर तो चला लो, ऐसे ऐसे मत करो। बट इन एनी केस, जो रिफॉर्म्स की बात करें, जो 6 रिफॉर्म्स इन लोगों ने स्टार्ट करे थे, उसमें से 4 रिफॉर्म्स की कुछ रिपोर्ट्स इनके पास अभी आज सबमिट होंगी। और जो रिफॉर्म, जरा जब मैं आपको बताऊंगा आपको समझ में आएगा मैं किस चीज में हिंट कर रहा हूं। सबसे पहले है इलेक्टोरल रिफॉर्म कमीशन, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन, एंटी करप्शन रिफॉर्म कमीशन, और एक कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमीशन। कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म तो ये काफी हद तक करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए यार, शेख हसीना बाय लॉ इन बांग्लादेश इज स्टिल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन नंबर 126 या 125, वन ऑफ द टू ए सेक्शन के अंदर ये कहता है कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर रिजाइन भी करे, जब तक कोई नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं होता, तब तक दैट पर्सन रिमेन्स एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। तो अभी इलेक्शन की तो बात कर ही रहे हैं, आप देखिए जैसे बीएनपी ने काफी प्रेशर डालना शुरू करा है यूनुस के ऊपर कि भाई मिड ऑफ द ईयर 2025 में आप इलेक्शन कराइए, बट यूनुस बोल रहा है कि एंड ऑफ द ईयर या एंड मिडिल ऑफ नेक्स्ट ईयर में मैं जाके इलेक्शन कराऊंगा, क्योंकि उसको पता है जब तक ये जो सो कॉल्ड उसके फेक रिफॉर्म्स वो नहीं करेगा, तब तक उसका जो एक पावर होल्डिंग कैपेसिटी होगी, अगर इलेक्शन हो गए तो वो एकदम जमीन पे आके गिरेगा और उसके पास कोई जगह बचेगी नहीं। खैर, अगर उससे पहले ये कुछ प्रोक्लेमेशन कर लेते हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को बाहर फेंक दिया या ऐसा कुछ कर पाते हैं आर्मी के हेल्प की तरफ से और जमातियों की हेल्प की तरफ से, तो वो तो स्टोरी ही डिफरेंट रहेगी और उसको अलग तरह से एनालाइज आपको करना पड़ेगा। जिसी चक्कर में कल इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से ये जो क्या महफूज आलम जो इनका जिहादी इन चीफ है, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि भैया हम एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने वाले हैं जहां पर हम सब पार्टीज के साथ बैठ के एक नेशनल कंसेंसस बना के जुलाई डिक्लेरेशन को आगे लेके जाएंगे। अब कौन कौन बैठेगा उस पार्टी में, क्या अवामी लीग को बिठाएंगे उसके अंदर की नहीं, ये चीजें बात की हैं, बट यहाँ पर ये काफी क्लियर है कि एक 1971 का जो एक रेफरेंस है वो हटाने की इनकी काफी कोशिश है। आइडिया बेसिकली है कि हसीना और उसकी फैमिली एक इंडियन स्टूज थी, और इंडियन इंडियन यू नो सो कॉल्ड प्रॉक्सी रूल से इन्होंने इंडिपेंडेंस खींची है 5 अगस्त 2024 को। तो उसको बेसिकली एक नया इंडिपेंडेंस, सेकंड इंडिपेंडेंस दिवस बनाने की कोशिश है। नाउ जमात को देखिए तो खड़ा रहेगा, बिकॉज जमात को पता है इन इन टटुओं को तो यूज करके अपना गेम तो खेलेगा सड़कों के ऊपर, जहां पर आपको दिखता है पूरी तरह से एक इस्लामाइजेशन चल रही है बांग्लादेश की सोसाइटी के अंदर, और जिसका ही खतरा भारत को है मेनली। लेकिन बीएनपी की तरफ से देखें भाई, दे वोंट बी अवर्स कि मतलब उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कि हसीना और उसकी फैमिली को जरा वहां से निकाला जाए, बट एज ए मैटर फैक्ट अगर वो होता है तो इनके जियाउर रहमान के जो अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जो खालिदा जिया के जो हस्बैंड हैं, उनके अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं 71 में, वो फिर पूरी मिट्टी में मिल जाते हैं। तो आई डोंट थिंक द बीएनपी विल एक्चुअली सपोर्ट समथिंग लाइक दैट। तो काफी एक डिवीजन है, और ये डिवीजन के चक्कर में ये एस्केलेट हुआ तो इट कैन एक्चुअली लीड अप टू अ सिविल वॉर इन द कंट्री, बिकॉज सिविल वॉर्स ऐसी स्टार्ट होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ सिली लिटिल आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, जो बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है, और एक दिन जब हथियार निकलते हैं फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। थ्रेट्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट काफी रियल हैं, क्योंकि जिस तरह से आपको पता है, मैं काफी टाइम से कवर कर रहा हूं कि इस्लामियों को काफी जेलों से निकाला जा रहा है,
काफ़ी उनको सपोर्ट दिया जा रहा है और सड़कों क जो स्ट्रीट पावर है वो इस्लामियों के हाथ में है इस टाइम पे। देखिए जो आर्टिकल्स निकलने शुरू हुए हैं कि साहब देखिए बांग्लादेश को पाकिस्तान से इसलिए दूर रखा गया क्योंकि वो भारत का फॉल्ट था। तो ये देखिए ये पूरा जमात का एक नैरेटिव है जो कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर एस्टैब्लिश हो। भारत देखिए ऐसा है, भारत को तो पता है कि अपनी सिक्योरिटी पे ध्यान तो उसको देना ही है, उसके बीच में क्रैकडाउन तो चल ही रहा है, आपको सबको जैसे जानते ही होंगे इल्लीगल माइग्रेंट्स के ऊपर। और एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट बाय द वीकेंड मैं आपके साथ एक अभी तक कितना अपडेट है इल्लीगल्स को फेंकने का उसका अपडेट ज़रूर दूँगा। लेकिन भारत की तरफ से एक क्रैकडाउन जो इनके ऊपर आने वाला है इज़ ऑन द गारमेंट सेक्टर, जहाँ पर गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड करा है टू एक्टिवली प्रमोट द गारमेंट सेक्टर और 10 से परसेंट 15% का जो इंक्रीज़ है उसको 25 से 30% लेके जाने में बात चल रही है। और गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडाइजेशन की भी बात करी है और बड़ा क्लियरली बोला है। तो 45 मिलियन पीपल 45 लाख लोग जो इस गारमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, इनको डबल करना है और कॉरिडोर्स बनाने हैं जहाँ पर ये गारमेंट सेक्टर को प्रमोट किया जाए। तो खैर ठीक है, अगर शेख हसीना या जो मर्जी आ भी जाए, बांग्लादेश टू 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 सस्टेन दैट गारमेंट सेक्टर जो इनके पास पहले होता था, दैट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट बिकॉज़ इंडिया विल कम आउट टू बी अ बिग मेजर प्लेयर इन दिस पर्टिकुलर मार्केट। और जिस तरह से अभी आपका ऑब्वियसली रूपी लो है थोड़ा-सा, उसमें कहीं डिवैल्यूएशन भी किया जाता है, कुछ डॉलर स्ट्रेंथिंग की वजह से भी है। तो अगर उसके फायदे होते हैं आपको, तो आपकी एक्सपोर्ट्स एकदम ज़ूम करेंगी। जनवरी 18 तारीख को 3-4 दिन बाद शेख हसीना ने एक मॉर्निंग एंड इवनिंग स्ट्राइक कॉल करी है, जहां पर एक डे ऑफ रेजिस्टेंस की तरह करने की कुछ बात करी जा रही है। और जनवरी 18 को वही दिन था जब हिजबुल तहरीर की तरफ से भी कुछ ऐसा कॉल आया था बांग्लादेश में और कनाडा में। खैर कनाडा का तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, लेकिन बांग्लादेश के बारे में कुछ उसके बाद खबर नहीं आई। तो शेख हसीना ने भी एक कल एक छोटे से एक एक ऑडियो मैसेज के अंदर एक काफी कुछ बोला है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भाई जो अभी जिस तरह से आप देखें कि भाई गहरे राज्य की तरफ से हाथ पैर जो काटे जा रहे हैं, और जिस तरह से अभी नेतन्याहू के साथ भी व्हाटएवर डील नेतन्याहू और हमास के बीच में जो भी डील्स हुई हैं, उससे ये पता चलता है कि बाइडेन ये ट्रंप का भी जो जो प्रकोप है, जो उसका इफेक्ट है, वो आना शुरू हो चुका है। तो यूनुस का क्या होगा ये तो टाइम ही बताएगा, बट वी ऑल नो दैट इट्स नॉट गोइंग टू बी फॉर वेरी लॉन्ग। एक लास्ट में मैं आपको खबर बताऊं, इन्होंने काफी एक वो निकाला था, क्या नाम है, प्रोपेगेंडा किया था कि हम बच्चों को किताबें देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, काफी कुछ उन्होंने बोला था। तो कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक न्यूज आइटम आया जो इनकी मीडिया में जी टीवी पे रिपोर्ट हुई कि लो क्वालिटी बुक्स प्रिंटेड एट एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ 800 करोड़ टका, 10% of which has not even reached the hands of the students. These books that are being सोल्ड इन द शॉप, तो मतलब जो फ्री में देने वाले थे उसको बेच रहे हैं। तो इतना तक वहां पर करप्शन और ये चीजें ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। तो ये तो ऑब्वियसली है ही है, अपनी जेबें भरेंगे। तो सेंट मार्टिन में आग लगी है, बांग्लादेश आर्मी के अंदर फूट पड़ी है, और भारत की तरफ से झटके मिले हैं कि भाई साहब आप जितना मर्जी रोते रहिए, आपका गारमेंट सेक्टर और आपके जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की आप जिस बारे में रो रहे हैं वो काम आगे चलेगा। और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप के भी आने के दिन शुरू हो चुके हैं। तो यूनुस का क्या होगा रे, क्या होगा उसका, टाइम ही बताएगा। इसके ऊपर हम कवरेज करते रहेंगे। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। थोड़ी देर में दोपहर में मिलता हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा भाई गहरा राज टूट गया है, इतने सारी चीजें टूट टूट के नीचे गिर रही हैं और भारत का समय अभी आ गया है। और भारत ने कुछ बड़ी बड़ी चालें चली हैं टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, नॉट जस्ट फ्रॉम द पुराना गहरा राज्य बट द न्यू वन एज वेल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।